हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के ओनली सक्सेस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स और वाइसराय की जो लिस्ट है, जिसका एक कल वीडियो नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका आज हम लोग अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में वीडियो है पूरी लिस्ट का, और ये पूरा एकदम फैक्ट से भरा हुआ है, तो वही है, बस उसी का अगला पार्ट है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ, उसको भी आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को PDF इससे मिलती रहे, और इसके बाद में वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी अगर वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। पार्ट 1 भी और पार्ट 2 दोनों ही देख लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बाइलिंगुअल है। तो कल 12 गवर्नर जनरल्स की लिस्ट जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। टोटल इसमें से 27 गवर्नर जनरल्स हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल 12 की हो चुकी है डिस्कशन, अब हम लोग आगे का बचे हुए गवर्नर जनरल। तो अब ये जो है हम लोग लॉरेंस तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से आता है 13वें नंबर पे लॉर्ड लिटन का। तो ये मैंने आपको बोला था, हिंदी में कहीं कहीं आपको थोड़ा सा जो टाइपिंग एरर मिल सकती है, तो आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। वैसे ये 5% से ज़्यादा नहीं है पूरे हिंदी के डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल भी ना हो। बस मेरा थोड़ा एफर्ट ये है कि आप लोगों को बाइलिंगुअल जो भी कंटेंट मिलता रहे, बस उसी चक्कर में थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर हिंदी में हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बस आप लोग थोड़ा सा जो 5% का एरर है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। बाकी अगली बार से ऐसा पूरी कोशिश रहेगी ना हो। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। जो अगला गवर्नर जनरल की लिस्ट में लॉर्ड लिटन है। अब इनके समय में इनका टाइम पीरियड है 1876 से लेके 1880 तक का। तो अब इनके समय में मेजर क्या क्या काम हुआ है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये बहुत ही फेमस एक्ट है। ये हुआ था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। दूसरा जो इनके टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ, आर्म्स एक्ट, ये भी शस्त्र अधिनियम 1878 में हुआ। सेकेंड अफगान वार 1878 से लेके 1878 से लेके 1880 तक का, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है, जो क्वीन विक्टोरिया है, इन्होंने केसर हिंद की उपाधि ली थी, केसर हिंद की। तो ये सभी चीज़ें लॉर्ड लिटन के टाइम पे, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, और ये सेकंड अफगान वार और विक्टोरिया केसरी हिंद की उपाधि किसके समय में ली गई थी। तो ये लगभग मतलब छोटे स्तर से, चाहे वो ग्रुप C का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वहाँ से लेके और UPSC तक का ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखा हुआ है, तो ये देख लीजिए। बाकी जितने डिटेल्स रटना तो आपको सारा ही है, बिल्कुल एक एक करके सारा रट डालिए आप लोग। अगले गवर्नर जनरल की लिस्ट में है लॉर्ड रिपन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। इनके टाइम पे जो काम हुआ है, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जैसे लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, इन्होंने क्या किया, उस प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में हुआ ये था कि जो भी देसी हमारे यहाँ जो प्रिंटिंग प्रोसेस थी, उनके लिए बहुत ही सख्त कानून बना दिए गए थे। जो भी प्रिंटिंग होगी उनमें अंग्रेज़ों को सहमति होनी चाहिए उनका हिसाब से। अब देखिए, ये जो है इस थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसी तरह की कहीं कहीं है, बस 5% ही है, बस इसीलिए देख के मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लग रहा है, बट थोड़ा सा प्लीज़ आप इसको मैनेज कर लीजिए। तो इसमें बेसिकली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही होता था, जो देसी प्रेस कंपनियां हैं उनको मतलब सख्त कानून उनके लिए लागू कर दिए गए थे। किसी भी तरीके का अगर कोई भी पब्लिकेशन या कुछ भी पब्लिश करना है, तो पहले सहमति होनी चाहिए, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का होता था नियम। तो लॉर्ड रिपन ने आके सबसे पहले तो इसको ख़त्म किया 1882 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया। दूसरा फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके समय पास हुआ, 1881 में, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही पास हुआ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब तो खैर पंचायती राज भी आ गया, तो अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के समय ही आया था ये 1882 में। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 से लेके 1884 तक, इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी कि पहले एक नियम लाया गया था कि अगर कोई यूरोपियन
कोई आदमी है या ब्रिटिश का कानून आदमी है, उसके खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा है तो जो जज होगा वो भी यूरोपियन ही होना चाहिए। अगर कोई इंडियन जज है तो इंडियन जज यूरोपियन आदमी के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं सुनता था, पर अगर इंडियन आदमी है उसके खिलाफ यूरोपियन जज मुकदमा सुनता रहता था। तो ये हुआ कि ऐसा क्यों है, मतलब अगर कोई विदेशी या यूरोपियन आदमी है तो उसके खिलाफ मुकदमा तो कोई भी जज सुन सकता है ना, जो भी उस सीट पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा इन्होंने रिपन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसी को लेके कंट्रोवर्सी है 1883 से लेकर 1884 तक। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, हंटर कमीशन जब भी एजुकेशन की बात जब भी आएगी तो उसमें हंटर कमीशन की रिपोर्ट जब जब होगी तो वहाँ पे आपको डेट और रिपन का याद ज़रूर पूछा जाएगा। हंटर कमीशन, एक तो हंटर कमीशन वो है जो जलियांवाला बाग के टाइम पे हुआ था, वहाँ पे भी हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था उसकी मतलब जांच करने के लिए, तो वो हंटर कमीशन अलग है। ये हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन ये अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए आप लोग। तो ये हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लॉर्ड गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से लेके 1888 तक। इनके समय में क्या हुआ, थर्ड बर्मीज वार 85 से लेके 86, तृतीय बर्मा युद्ध हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये भी जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। अब ये पूछा जाए कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर सीधा जो है डफरिन ही होना चाहिए, लॉर्ड डफरिन। अगला जो इम्पोर्टेंट है लॉर्ड लैंसडाउन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये याद तो सभी करना है। तो फैक्ट्री एक्ट 1891 हुआ था, ये दूसरा फैक्ट्री एक्ट भी कह सकते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पार्ट हुआ था। डूरेंट कमीशन 1893। तो जो डूरेंट कमीशन है, अच्छा एक डूरेंट लाइन भी है, आपको पता होगा डूरेंट लाइन किसके किसके बीच में है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये डूरेंट लाइन उससे लैंसडाउन से रिलेटेड है। 17वां अगला है लॉर्ड कर्जन का, 1899 से लेके 1905 तक का है। अब लॉर्ड कर्जन को मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा है जो ना जानता हो, अगर जो भी स्टूडेंट है तो वो सबको लगभग पता है वो, क्योंकि उसके समय में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना कंट्रोवर्शियल, वो सबको पता है। तो टाइम पीरियड आप लोग देख लीजिए, सवाल भी इससे बनता है। 1899 से लेकर 1905 तक इनका टाइम पीरियड है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 में पुलिस कमीशन जो है इन्होंने बनाया। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में बनाया है। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 से लेके 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, मतलब विश्वविद्यालय आयोग अलग है और अधिनियम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे कमीशन और यहाँ पे एक्ट, ठीक है। कमीशन आयोग हो गया, एक्ट आपका अधिनियम हो गया। तो जो कमीशन बनाया था 2 में बनाया, उसके बाद ये कानून बनाया गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया गया। इस समय गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन, तो ये डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब हुआ है, 1905 में। अगले जो गवर्नर जनरल हैं ये हैं लॉर्ड मिंटो 2। ये 2 भी याद रखिए क्योंकि एक लॉर्ड मिंटो और भी हैं। तो 1905 से लेकर 1910 इनके समय में बहुत ही, क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अस्तित्व में आ चुकी थी 1885 में। तो अब क्या हुआ, जो भी घटनाएं होती थी तो उसके अलावा नेशनल कांग्रेस की भी घटनाएं अब गवर्नर जनरल के समय में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता था। फिर इंडियन जो काउंसिल एक्ट है उसकी भी घटनाएं होती रहती थी। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1910 तक, 1910 तक। सबसे हुआ क्या, स्वदेशी आंदोलन 1905 से लेकर 1911 तक। अब आपको पता ही है ये स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ये बंगाल विभाजन के उसमें रिएक्शन में हुआ था। जो बंगाल विभाजन हुआ था तो लोगों को उसकी प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन हुआ कि अब सब लोग कोई भी चीज़ें जो हैं अब हम लोग अंग्रेज़ों की बनाई हुई नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, एजुकेशन, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी, वो सब कुछ नहीं करेंगे। तो स्वदेशी में उसी समय पे कई सारे गुरुकुल खुल गए, कई सारी फैक्ट्रियां खुल गई, तो जिसमें अब लोग अपना अपना उद्योग शुरू करने का प्रयास करने लगे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना हुई सूरत स्प्लिट को लेके, सूरत विभाजन 1907 में। बेसिकली सूरत विभाजन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट
उग्रवादी और उदारवादियों में, जो लोग अगर हिंदी मीडियम वाले साथी हैं उन लोग के लिए बता दूं, उदारवादी, उदारवादी जैसे जैसे दादा भाई नेहरूजी थे, उदारवादी थे। उदारवादी मतलब कि जो मतलब किसी भी तरीके का कोई ऐसा कृत नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते जिससे अंग्रेज लोग गुस्सा हों। ये लोग प्रोटेस्ट कर लेते थे और जो अंग्रेज कहते थे उन हिसाब से मान लेते थे। जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे उदारवादी और ये उग्रवादी टाइप के। उग्रवादी मतलब वो तो थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली जैसे लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आप लोग पढ़ते होंगे, लाल बाल पाल। तो ये हमारे हो गए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाले। तो इन दोनों के बीच में वहाँ उसको जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण सूरत में स्प्लिट हो गया, मतलब कि विभाजन हो गया एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडर्निस्ट में, मॉडरेट्स मतलब। तो उसको सूरत स्प्लिट उसको बोलते हैं। अगला जो एक है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। मॉर्ले मिंटो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो कम्युनल लाइन पे, एक कम्युनल लाइन मतलब सांप्रदायिक लाइन पे इलेक्शन की बात कही गई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। इसीलिए ये भारतीय संविधान में या डेवलपमेंट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या ये आपका जो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं बेसिकली, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता दूं, सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये हुआ था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सेपरेट इलेक्टोरेट में मतलब होता था मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा। तो ये था। अब अगले जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड हार्डिंग्स टू, ये 1910 से लेके 1916 तक इनका टाइम पीरियड है। यहाँ पे अब हुआ क्या कि बंगाल विभाजन हुआ, बहुत ज़्यादा आंदोलन शुरू हो गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, चारों तरफ जो है मतलब आंदोलन की लहर हो गई थी। तो हार्डिंग्स के समय पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कर दिया गया 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया 1911 में। ये पूछा भी जा सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था, तो आंसर आपका 1911 ही होना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों का भी ये पता ना हो इस डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये जानकारी 1911 की है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले दिल्ली जो हमारी राजधानी है ये कब से बनाई गई है, या इससे पहले दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी थी, तो आपको बता दूं कि दिल्ली, अच्छा बहुत से लोग पढ़ते हैं पर शायद इस छोटा सा फैक्ट पर ध्यान नहीं जाता है बहुत लोगों का। आप लोगों को पता होगा शायद बहुत से दोस्तों को तो, कि ये दिल्ली से पहले कलकत्ता राजधानी थी, ठीक है। 1911 से ही क्या हुआ है कि कलकत्ता से दिल्ली ये ट्रांसफ़र हो गई राजधानी। तो कलकत्ता के बाद अगली राजधानी कौन सी हुई है, दिल्ली, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स के समय पे। 1915 में हार्डिंग्स के ही समय में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अब हिंदू महासभा आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हिंदू महासभा की चर्चा में आता रहता है, कोई भी बयान देता है तो यही हिंदू महासभा है जिसकी स्थापना 1915 में की गई थी। अगले इम्पॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, 1916 से लेकर 1921 तक, 1916 टू 1921, चैम्सफोर्ड। अब इनके समय में थोड़ा कई सारी घटनाएं हुई हैं। बहुत इस समय तक गांधी जी जो थे हमारे, ये नेशनल पॉलिटिक्स में ये आ गए थे। गांधी जी 1915 में आ गए। उसके बाद में अब कोई भी डेवलपमेंट होता था तो गांधी जी और उनसे रिलेटेड जो भी मूवमेंट था वो सब लाइमलाइट में रहता था। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ गए 1916 से 1921 तक। इनके समय क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, उदारवादी उग्रवादी के बीच में एक समझौता हो गया। ये लखनऊ पैक्ट इसको बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो गया, लखनऊ समझौता 1916, चंपारण 1917। मॉन्टेग्यू का अगस्त जो घोषणा पत्र है 1917 में हुआ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड डिक्लेरेशन। ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार यूपीएससी में ये पूछा भी गया था कि ये अगस्त डिक्लेरेशन 1917 वाला, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे,
तो यूपीएससी का ये क्वेश्चन है और शायद ये यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था। तो ये बेसिकली मॉन्टेग्यू हटा दिया था उसमें, ये अगस्त डिक्लेरेशन 1917 का था, उस समय पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन है, अगस्त घोषणा पत्र मॉन्टेग्यू का। तो इस समय चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ही थे। तो मॉन्टेग्यू बेसिकली सेक्रेटरी होते थे और चेम्सफोर्ड जो हैं यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूरा माना जाए, जैसे मॉर्ले मिंटो, तो मॉर्ले सेक्रेटरी और मिंटो जो हैं कौन, गवर्नर जनरल। तो इसीलिए नाम है। अब अगला क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, भारतीय अधिनियम 1919, रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट 1919 में जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था। इसी समय जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई और खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई थी। तो ये इसमें लगभग जितना भी घटनाक्रम है ये लगभग सारा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो। ये डेट वाइज भी इम्पॉर्टेंट है और जो ये इवेंट है ये किस गवर्नर जनरल के टाइम हो, क्योंकि जो गांधी जी हैं इनका आगमन हो चुका था इस समय तक। तो अब यहाँ से जो है जो नेशनल डेवलपमेंट हो जाती है फ्रीडम मूवमेंट की, यहाँ से और भी इंटरेस्टिंग डेट वाइज हो जाती है। तो यहाँ से आप लोग और थोड़ा सा अवेयर रहिए। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 26 तक है। तो इनके समय में क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था 1920 में आधिकारिक तौर पे, तो हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा घटना हुई 1922 में। चौरी चौरा घटना में क्या हुआ था कि कुछ लोग गोरखपुर में कुछ जो लोग थे आंदोलनकारी वो जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब पुलिस वालों से उनकी झड़प हो गई और उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। तो वहाँ पे कई पुलिस वाले मारे भी गए। तो बेसिकली उस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो 1922 में ये घटना हुई और उसी के बाद में 1922 में ही, उस समय गांधी जी कहाँ थे, बारडोली में थे। तो उस समय उनको ये जब खबर लगी तो तुरंत ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया। असहयोग आंदोलन की वापसी 1922 में। फिर इसके बाद में जब आंदोलन ख़त्म हो गया तो आंदोलनकारियों को ये लगने लगा कि अब यार अब क्या करें, अब तो पूरा सन्नाटा हो गया, पूरा एक शून्य सा स्थिति हो गई है क्योंकि आंदोलन भी ख़त्म हो गया है। तो एक स्वराज पार्टी का मोतीलाल नेहरू और भी लोगों ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का 1922 में गठन किया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई। 1925 में रीडिंग के समय ही काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में कई सारे लोग भी शामिल थे और अशफाकुल्ला खान भी शामिल थे और कई सारे। तो काकोरी डकैती कांड 1925 में हुआ था, जो लैंसडाउन ट्रेन को लूटा गया था। ट्रेन का नाम भी है, कभी कभी एग्ज़ाम में ट्रेन का नाम भी पूछ लेते हैं। तो ट्रेन का नाम है लैंसडाउन ट्रेन, लखनऊ के पास की घटना है। बेसिकली काकोरी जगह का नाम है, तो काकोरी ट्रेन हादसा इसलिए बोलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट जो गवर्नर जनरल है हमारे लॉर्ड इरविन है, 1926 से लेकर 1931 तक इनका टाइम पीरियड है। अब इसमें इनके समय में भी कई सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं हुई हैं। इनके समय में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ है 1927 में। हरकोट बटलर्स स्टेट कमीशन 1927 में। ये बेसिकली स्टेट में और प्रोविंसेस में रिलेशनशिप के लिए, मतलब राज्य में और जितने भी जो मतलब अब जैसे हम लोग कहते हैं ना केंद्र में और राज्य में संबंध, उसी तरह से जो भी उस समय रजवाड़े थे या स्टेट्स थे उनके बीच में संबंध को लेकर हरकोट बटलर कमीशन 1927 में ये लागू वो आयोग बनाया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली ये था कि सभी पार्टियों के बीच में सहमति बनाई गई थी। हुआ क्या था कि जब साइमन कमीशन का लोग बहिष्कार करने लगे तो एक अंग्रेजी अधिकारी ने बोला था कि आप ही लोग ऐसा एक संविधान बनाइए जिससे सभी पार्टियों की सहमति हो। तो क्योंकि आप तो हमारा बना हुआ मानेंगे नहीं, साइमन कमीशन को मतलब नारे लगा के इन्होंने वापस कर दिया। तो उसी संबंध में नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी। खैर वो डिटेल में जब पढ़ेंगे हम लोग तब आएगा। तो नेहरू रिपोर्ट लाई गई। फिर उसमें जिन्ना थे, जिन्ना ने अपना जो है अपनी सहमति मतलब असहमति जाहिर की कि नेहरू रिपोर्ट मतलब हम नहीं मानते हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया। तो एक अलग है। तो नेहरू रिपोर्ट सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस समय लाई गए थी और किस गवर्नर जनरल के समय में। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई।
दीपावली डिक्लेरेशन 1929 में, दीपावली डिक्लेरेशन, ये एकदम नया फैक्ट है। ये मुझे मतलब अच्छा हर जगह नहीं मिला है, मुझे एक जगह मिला था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि दीपावली डिक्लेरेशन ये बिल्कुल नया फैक्ट, और मुझे शायद एग्ज़ाम में भी देखने को नहीं मिला। तो आपको अगर कहीं मिल जाएगा ना देखने में तो आश्चर्यचकित मत होइए, बस इसको रट लीजिए। लाहौर आपको पता ही है, पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर लाहौर रावी नदी तट, दांडी मात्रा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो सभी लोग जान रहे होंगे कि जो नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, फिर यात्रा की, और फिर ये सब 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ये भी हुआ था, और गांधी इरविन समझौता ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता बेसिकली किया इसीलिए गया था कि अब गांधी जी ऐसा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको आप वापस ले लीजिए, और गांधी जी ने भी अपनी कुछ मांगें रखी थी जिसको फिर नहीं माना, तो फिर इसके बाद में दोबारा से असहयोग वो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। तो 23वां लॉर्ड विलिंगडन 1931 से लेकर 1936 तक है ये। तो इसमें इन्होंने कुछ प्रमुख घटनाएं इनके समय भी हुई हैं। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांड हुआ था। तो इसमें बेसिकली एक अलग ही लेवल पे चल रहा था कि मतलब जो दलित हैं वो दलितों को ही वोट देंगे, मुस्लिम मुस्लिमों को ही देंगे, और इस तरह जो है मतलब दलित से लेके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और ये सब उन्होंने मतलब जितनी भी जातियां होती थी मैक्सिमम उन्होंने उनको एक वोट बैंक बना के और एक तैयार कर दिया, जिसको लेके फिर गांधी जी काफ़ी रुष्ट भी हुए और उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसको जाके फिर वापस लिया गया पूना पैक्ट के तहत। तो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन कम्युनल अवार्ड 1932 में लॉर्ड विलिंगडन के समय में आया था। सांप्रदायिक पंचांड, द्वितीय और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ है। पूना पैक्ट, यही देखिए पूना पैक्ट हुआ है जिसके तहत फिर वापस लिया गया, अम्बेडकर ने वापस लिया, और अम्बेडकर सहमति भी हो गई थी कम्युनल अवार्ड को लेके। तो गांधी जी को लगा अगर हरिजन भी एक जाति के रूप में या एक संप्रदाय के रूप में अगर होने लगेगा तो हिंदू धर्म में ही विभाजन हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने अम्बेडकर बोला आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, और लेकिन आप ये इसमें सहमति एकदम मत बनाइए। तो इसके बाद में पूना पैक्ट हुआ कई और नेताओं की पहल से, तो इसके बाद में ये इसको रद्द कर दिया गया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, ये 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, मतलब आज़ादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है 1935 के एक्ट से ही ली गई हैं। तो बेसिकली अब जैसे मुझे लगता है कि शायद 40% चीज़ें तो ली ही गई हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें कोई यूएसए से है, कुछ रशिया से हैं, कुछ ब्रिटेन से हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड है, कुछ साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कई कई देशों से हम लोग कहते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड मतलब कि लिया हुआ है। तो बेसिकली ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला ही जाता है क्योंकि कई देशों का मिला के हम लोगों ने इधर उधर से ले जोड़ के बना दिया है। लेकिन बहुत से 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे भी लगभग 40% चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट की हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। जब एक्ट वाला वीडियो हम लोग करेंगे तो उसमें सारे एक्ट्स को एक एक करके ले लेंगे। अब लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1944 तक। अब इसमें क्या हुआ, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1939, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। अब उसमें हुआ क्या था कि कांग्रेस जो मंत्रिमंडल जो सरकार बनाई गई थी उसका इस्तीफा हो गया था। अब इसका कारण बेसिकली ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भाई उस समय कितना भी नहीं तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी स्टेट में, तो युद्ध शुरू होने से पहले ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उससे सलाह लेनी चाहिए थी कि भैया हम सहमति मतलब हम लोग युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, आपकी क्या स्थिति है, आप सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही बिना किसी सहमति मांग के अपने आप को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, ये कहते हुए कि भारत हमारे साथ है। तो उसको लेकर मंत्रिमंडल जो कांग्रेस का था उसने 1939 में पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया। तो ये हुआ इसीलिए। अगला क्या हुआ, त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुरी संकट हुआ और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ, यहाँ पे त्रिपुरी जो सेशन हुआ था, त्रिपुरी जगह है, उसमें जो सुभाष चंद्र बोस जो थे वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े थे, पर गांधी जी चाहते थे कि नहीं आप ना खड़े हो, हमारा जो कैंडिडेट है पट्टाभी सीतारमैया मतलब इसको खड़ा करना है, इसको जिताना है।
तो बेसिकली हुआ क्या कि चीज़ें फेवर में तो सुभाष चंद्र बोस की थी, तो जब गांधी जी ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे मतलब इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और त्यागपत्र दे दिया, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी थी उसका गठन किया। इसके बाद में लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940 में हुआ। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, इसी में इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। कब कहाँ की है? लाहौर का मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन 1940 में। अगस्त ऑफर हुआ 1940 में। इंडियन नेशनल आर्मी 1941 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो मिशन 1942 में। ये सब आप लोग टाइमलाइन भी याद कर लीजिए, 1940 में क्या हुआ, 1941, 42, 43 ऐसे करके, क्योंकि कभी कभी ना क्रोनोलॉजी में भी पूछ लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग को अलग अलग चीज़ें आप जो करते हैं वो करते ही रहिए, पर इसको करने के बाद मुझे लगता है हिस्ट्री का कोई भी पेपर हो, मे इट बी एनी पेपर, आपको अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से मिलेंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा ही मिलेंगे पर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ ये टेबल और इस चार्ट को, इस मैटर को पढ़ के आपको मिल जाएंगे। तो बस इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला देखिए लॉर्ड वेवल का है, 1944 से लेकर 1947 तक टाइम पीरियड है। इनके टाइम पे सी राजगोपालाचारी फार्मूला हुआ, CR फार्मूला। ये सीधा सीधा सवाल यही है, CR फार्मूला कब हुआ? 44 है, किसके समय? लॉर्ड वेवल के समय हुआ। वेवल प्लान 1942 में हुआ है, ये शिमला में हुआ था। वेवल प्लान एक मीटिंग थी सभी पार्टियों की, उसको शिमला प्लान कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, वेवल प्लान भी बोलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ है। डायरेक्ट एक्शन डे 19, ये मतलब बहुत ही मतलब एक विभत्स घटना थी। ये डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग की तरफ से आह्वान किया गया था और इसमें बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था 1946 में। सीधी कार्यवाही दिवस बोलते हैं इसको। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय एटली। अब यहाँ पे एटली मैंने मेंशन कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि जब भारत की आज़ादी की घोषणा ब्रिटिश पार्लियामेंट में की गई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए एटली। एटली ही थे, क्योंकि ये सवाल सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत की घोषणा जब की गई तो प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। और कब की गई? 1947 में। तो यहाँ पे मतलब एक एक लाइन में कुछ ना कुछ फैक्ट है, तो आप लोग ये बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है। अगला जो है लॉर्ड माउंटबेटन है, 1947 से लेकर 1948 तक है। इनके समय में जून प्लान कब हुआ? 47। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा जून प्लान पूछ लिया जाता है, कब हुआ? 1947 में। रेडक्लिफ कमीशन पूछा जाता है, रेडक्लिफ आयोग 1947 में है। इंडियन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में ये हुआ। ये इंडिया इंडिपेंडेंस कब हुआ? 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। इसके बाद में भारत आज़ाद हो गया, और आज़ादी के बाद में जो हुआ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक। अच्छा, इस चीज़ को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मतलब माउंटबेटन है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पता सबको होता है, बस थोड़ा सा माइनर से कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखो मैं बता दूं आपको, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। तो गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था ये फाइनली एबॉलिश हुआ है 1950 में। आज़ादी हमको 1947 में मिल गई है, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल का जो ऑफिस, भाई माउंटबेटन तो 48 तक ही थे ना, पर ऑफिस तो उसके पास था ही। मतलब गवर्नर जनरल का पद उस समय तो समाप्त नहीं किया गया था। तो जब पद समाप्त नहीं है तो गवर्नर जनरल तो चले गए हैं, तो कौन रहेगा? तो राजगोपालाचारी जी को बना दिया गया था। तो 48 से लेके 50 तक राजगोपालाचारी बनाए गए हमारे जो गवर्नर जनरल थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 1950 के पहले, ठीक है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड इन 1950। तो बेसिकली 48 से 50 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनाए गए, और इसके बाद में ये ऑफिस को ख़त्म कर दिया गया। फिर हमारे इलेक्शन 51 में हुआ, तो उसके बाद में अब प्रधानमंत्री होने लग गया। तो दोस्तों बस इतना ही है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। और बस आप लोग क्या करना है, इसको पूरा रट डालिए धीरे धीरे करके, एक दिन में तो नहीं रेडी होंगी। और सारी चीज़ें आप लोग इसको एक एक का जितना भी लाइन है, एक एक लाइन पूरी फैक्ट से भरी हुई है।
तो इसको अब बस जल्दी से देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी वर्थ वॉचिंग था ये वीडियो, थोड़ा सा भी अगर लगा कि अच्छा था, तो ऐसे फैक्ट्स के लिए और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहें हम लोग। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, आप लोग ऐसी प्यार और देते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।